संस्कृत के कठिनतम विषयों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरे 15 वर्षीय अध्यापन अनुभव के दौरान मैंने प्रतिपल ये सोचा है कि मैं संस्कृत को सरलतम रूप में कैसे सिखाऊं। तो आज की मेरी पहला वीडियो भी इसी को समर्पित है। अभी वर्तमान में राजस्थान में रीट का दौर चल रहा है और इस रीट के दौर में सामान्यतया हमें 2 भाषाओं का चयन करना होता है। मातृभाषा और राजभाषा होने के कारण सामान्यतया हम हिंदी विषय का चयन कर लेते हैं, किंतु हिंदी के समान होने के कारण ही हम संस्कृत विषय का भी चयन करते हैं, क्योंकि हमें 2 भाषाओं का चयन करना है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से एवं भाषा विज्ञान की दृष्टि से एवं शिक्षण विधियों की दृष्टि से काफ़ी हद तक संस्कृत और हिंदी समान है। अतः हिंदी का चयन करने वाला छात्र निस्संदेह संस्कृत भाषा का भी चयन करता है। तो समस्या यहाँ पर उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 10th के बाद संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो ये मेरे जितने भी वीडियोस में यहाँ लेकर आ रही हूँ वो सामान्यतया उन्हीं छात्रों को समर्पित है जिनका कि 10th के बाद संस्कृत नहीं था और जो संस्कृत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना वीडियो है छंद नामक टॉपिक पर। छंद जो है वो सामान्यतया जितने भी संस्कृत से संबंधित परीक्षाएँ हैं उनमें पाठ्यक्रम में निर्धारित रहता है। छंद जो है वो कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो हम चाहते हैं कि उससे पहले हम उसका उद्देश्य निर्धारित करें। जैसे कि छंद नाम का यदि टॉपिक हमारे सिलेबस में है तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए, हमारा टॉपिक है छंद। छंद पर सबसे पहले एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि ये छंद का इतिहास क्या है, छंद शब्द कैसे बना है, इसकी परिभाषा क्या है, या फिर हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसी भी छंद का लक्षण क्या है। और आजकल सामान्यतया परीक्षाओं में अनसीन लाइन देकर उसमें छंद छांटने को पूछा जाता है। रीट परीक्षा में भी सामान्यतया इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी छात्रों से एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मेरे 35 to 40 मिनट के इस वीडियो को देखने के पश्चात किसी भी तरह का डाउट आपको छंद में नहीं रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि अनसीन लाइन में से छंद छांटने का जो हमारा सबसे कठिन रहता है उसको हम लोग यहीं पर विदिन 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय में अनसीन लाइन से हम लोग छंद छांट पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको अपनी रूपरेखा बताती हूँ कि मैं अपना विषय कैसे पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि छंद का 360 डिग्री एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसके अंतर्गत सभी छंदों का पूर्ण रूपेण हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। उस संकलन के तहत मैं छात्रों के माध्यम से ही प्रश्नों का समाधान करूंगी। इसके पश्चात मैं होमवर्क के रूप में आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। उन प्रश्नों को आप समाधान करके मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि होमवर्क भी दिया जाना चाहिए रिक्त समय की पूर्ति के लिए और छात्रों के पुनः अभ्यास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सामान्यतया मैं आपको बता दूं कि जो छंद है वो कहाँ प्रयुक्त होता है। काव्य के मुख्यतया 2 भाग हैं, आपको पता होगा। काव्य के मुख्यतया 2 भाग हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य में पाठों का समावेश होता है। पाठ अर्थात संस्कृत एवं हिंदी की पंक्तियाँ। फिर हम बात कर रहे हैं पद्य काव्य का कौन सा भाग है। पद्य में सामान्यतया श्लोक एवं कविताओं का संग्रह रहता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा छंद किसके अंतर्गत सम्मिलित है, गद्य विद्या के अंतर्गत या फिर पद्य विद्या के अंतर्गत। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा छंद है वो सामान्यतया रहता है किसके अंतर्गत, पद्य विद्या के अंतर्गत। क्योंकि पद्य की तो परिभाषा ही है कौन, छंदोबद्धम पद्यम। फिर से सुनेंगे हम लोग, छंदोबद्धम पद्यम, अर्थात जो छंदों में निबद्ध है वही कौन है, पद्य है। चलिए फिर हम बात करते हैं कि गद्य और पद्य विद्या में से सामान्यतया गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक पसंद किया जाता है। आपसे शिक्षण विधियों में भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को अध्ययन का आधार क्या है। सामान्यतया हमसे पूछा जाता है शिक्षण विधियों में ये प्रश्न कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्ययन का आधार क्या रहता है, गद्य अथवा पद्य। तो मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, आप स्वयं चुनाव करें। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः शिक्षण का अध्ययन क्या रहता है, गद्य काव्य, पद्य काव्य, उभयम अर्थात दोनों, या फिर कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
जितने भी हमारे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें अध्ययन का आधार रहता है पद्य काव्य, क्योंकि पद्य काव्य जो है हमारा वो गद्य की अपेक्षा सरल रहता है और यह किसी भी बालक को विषय से जोड़ने के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध होता है। सरल है, सरस है, छात्र इसमें प्रवृत्त होकर किसी विषय में प्रवेश कर जाते हैं। अतः गद्य काव्य की अपेक्षा पद्य काव्य अधिक सरल एवं सरस रहता है। तभी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी गद्य की अपेक्षा पद्य का समावेश किया जाता है। आपने देखा होगा कि पूर्व प्राथमिक कक्षा अर्थात संस्कृत की कक्षा 6-7 और हम जहाँ तक हिंदी विषय की बात करें तो हमारा कक्षा 1 और 2 उनमें कविताओं एवं श्लोकों का ही संकलन अधिकांश तैयार रहता है, आपने देखा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइटल था आज का छंद, और छंद हमारा पद्य विद्या के अंतर्गत समाहित है। चलिए आगे हम बात करते हैं छंद शब्द कैसे बना है। छंद शब्द बना है छद धातु से। हमने लिखा है छद शब्द कैसे बना है, छद धातु से। छद का तात्पर्य है आह्लादित या आच्छादित करना। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि छंद शब्द छद धातु से बना है, छद का तात्पर्य आह्लादित करना है, पद्य हमें आह्लादित करता है, अतः पद्य ही कौन है, आह्लादित करने वाला छंद कहलाता है। छंद की परिभाषा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर लिखी है, यद अक्षर परिमाणम तत् छंदः, अर्थात किसी भी वर्ण की पहचान करना ही छंद है। किसी भी वर्ण की पहचान इस आधार पर की जाएगी कि ये वर्ण लघु है अथवा गुरु है। लघु एवं गुरु के आधार पर वर्णों की गणना करना या उनकी पहचान करना ही क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि पाणिनीय शिक्षा जो है, पाणिनि के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम पाणिनीय शिक्षा है, और पाणिनीय शिक्षा में तो छंद को वेदों का पाद अर्थात पैर कहा गया है। पैर का तात्पर्य है आधार। जिस प्रकार हम पैरों के माध्यम से ही खड़े हो पाते हैं, उसी प्रकार छंद को वेदों का आधार अर्थात पाद कहा गया है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि छंद के बारे में सबसे प्रामाणिक व्याख्या किसने की और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की रचना किसने की, या छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक है पिंगल आचार्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ये, छंद शास्त्र के प्रवर्तक या आचार्य कौन है, तो उनका नाम है पिंगल आचार्य, और उनकी कृति का नाम है छंद शास्त्र या फिर छंद सूत्र। ये जो छंद शास्त्र या छंद सूत्र है वो छंदों की वैज्ञानिक वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो चलिए हमने शुरू से क्या पढ़ा, मैं फिर क्वेश्चन डिसाइड कर लेती हूँ। हमने शुरू से पढ़ा है कि छंद शब्द हमारी छद धातु से बना है। छद धातु का मतलब आह्लादित या आच्छादित करना है। तभी पद्य काव्य को पाठ्यक्रम में ज़्यादा समावेशित किया जाता है ताकि छात्र उसके माध्यम से विषय में प्रवेश कर सकें। फिर हम बात कर रहे थे कि जो छंद है उसका प्रामाणिक ग्रंथ है कौन, पिंगल आचार्य कृत छंद सूत्र या छंद शास्त्र। चलिए आगे बढ़ें। हम बात कर रहे हैं छंद पर प्रयुक्त होने वाली मात्राओं की। सामान्यतया मैं आपको बता दूं, आपने यदि स्वर पढ़ा है तो स्वर में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर पढ़े होंगे आपने। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर ये है अ, ई, उ, री, री। फिर से रिपीट करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए, अ, ई, उ, री, री। ये 5 कौन है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। इन ह्रस्व स्वर या मूल स्वर पर जो मात्रा लगती है छंदों में, उसी का नाम है लघु मात्रा। ये देखिए लघु का चिन्ह हम लोगों ने बना रखा है, लघु का चिन्ह है इंग्लिश के आई जैसा। चलिए अब हम दीर्घ वर्ण की मात्राओं की बात करते हैं। दीर्घ वर्ण में आती है गुरु मात्राएं। ह्रस्व वर्णों के अतिरिक्त जितने भी दीर्घ वर्ण हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ, औ, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं गुरु मात्राएं। उनको अन्य नाम दीर्घ भी कहते हैं। ये मैं तो आपसे ये कहूँगी कि ह्रस्व के अतिरिक्त जितनी भी मात्राएं हैं वो सारी दीर्घ मात्रा के अंतर्गत गिनी जाती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ह्रस्व वर्ण है अ, ई, ओ, री, री। उन पर चिन्ह लगता है अंग्रेजी के आई जैसा, जबकि गुरु वर्ण अर्थात जो दीर्घ है उस पर मात्रा लगेगी अंग्रेजी के एस जैसी, जिसे कहते हैं गुरु मात्रा या फिर दीर्घ। जो ह्रस्व नहीं है वे सारी की सारी मात्राएं कौन है, वे सारी की सारी मात्राएं दीर्घ कहलाती हैं। तो चलिए यदि हमें अपठित किसी पद्य में या पद्य की पंक्ति में मात्राएं लगानी होंगी तो हमें मात्राओं का निर्धारण करते समय यही याद रखना होगा कि अ, ई, उ, री, री
इन पर हमें मात्रा लगानी है ह्रस्व एवं इनके अतिरिक्त जितने भी वर्ण हैं उन पर हमें कौन सी मात्रा लगानी है, गुरु मात्रा या फिर दीर्घ। चलिए आगे बढ़ें। देखिए छंद का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण है हमें छंद का सूत्र पता होना चाहिए, छंद का सूत्र हमें याद करना है। चलिए शुरू करें। य माता राजभान सलगाम, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। चलिए आइए, य माता राजभान सलगाम। देखिए इस सूत्र में हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है, एग्जामिनर यदि चाहता है कि आपको सूत्र याद हो तो वो हमसे पूछेगा कि गण छंदों का सूत्र क्या है, तो नेचुरली 4 ऑप्शन में छंद का सूत्र दिया होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इसको रटने पर नहीं करना है। हमें करना है, हमें यही याद करना है कि पूरे छंदों में कितने गण हैं। ये आपका जो छंद सूत्र है उसमें देखिए ये जो ल ग म दिख रहा है हमें, ल का तात्पर्य लघु है, गा का तात्पर्य गुरु है और म की जो मात्रा है वो का के अंदर मिल जाती है, जिसका अपना कोई औचित्य नहीं है। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं, यदि ल का तात्पर्य लघु है, गा का तात्पर्य गुरु है, तो हमारे छंद सूत्र में कितने गण हैं, तो देखिए इनके अतिरिक्त जितने भी हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमसे प्रश्न पूछा जाए कि छंद सूत्र में कितने गण हैं, तो हम कहेंगे कि छंद सूत्र में कितने गण हैं, 8 गण हैं। फिर से प्रारंभ करते हैं। छंद का सूत्र क्या है, य माता राजभान सलगाम। ल आपका लघु है जबकि गा आपका गुरु है, तो छंद सूत्र में कितने गण हो गए, 8 गण हो गए। सामान्यतया प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी गण क्या चीज़ है। मैं आपसे कहती हूँ कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब गण हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुल 8 गण हैं, तो पहला गण कौन सा है आपका, य गण। देखिए मैं लिख देती हूँ, पहला गण अपना है कौन सा, य गण। अब आपसे पूछा जाए य गण की मात्रा कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। य की अपनी मात्रा तो कौन है, लघु, लेकिन य के साथ 2 अन्य परवर्ती वर्णों की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाए, जैसे कि य मा ता, तो ये गण बन गया है य गण। इसी प्रकार यदि हमें बात करनी है मगण की, तो हमने म गण ले लिया, मगण के साथ मगण की स्वयं अपनी मात्रा यानी कि गुरु, और इसके पश्चात आने वाली 2 अन्य मात्राएं यानी गुरु गुरु, ये मात्रा बन गई आपके मगण की। इसी प्रकार एक और सिखा देती हूँ मैं, यदि हमें मात्रा पढ़नी है तगड़ की मात्रा क्या है, तो तगड़ की मात्रा के लिए हम करेंगे तगड़ का अपना गुरु एवं अन्य 2 मात्राएं, ये बनती है आपकी तगड़ की मात्रा। इसी प्रकार आप सभी गणों की मात्राएं छांट सकते हैं। फिर से बोले, छंद का सूत्र है यमाता राजभान सलगाम। जो ल है वो लघु के लिए संकेत करता है, गा आपका गुरु के लिए संकेत करता है। तो पूरे छंद सूत्र में कितने गण हो गए, 8। इन 8 गणों में किसी भी गण का आपको निर्धारण करना है, तो उस वर्ण की अपनी स्वयं की मात्रा एवं 2 परवर्ती मात्राएं यदि एक साथ जुड़ जाए तो 3 वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं। हमसे सामान्यतया प्रश्न पूछा जाता है, गणे कति वर्णाः, गण में कितने वर्ण होंगे, तो हमें आंसर देना है गण में सामान्यतः कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, देखो छंद के भेद कितने हैं। छंद के सामान्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक का नाम है आपका वर्णिक छंद और दूसरे का नाम है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्णिक छंद वे हैं जिनमें गण के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाए। गण अभी हमने देखा है 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। अर्थात जिस अंतिम लाइन में हम लोग यगण तगण मगण इस आधार पर यदि किसी छंद का नाम डिक्लेयर करें कि इसमें तो ये छंद है, तो वो तो कहलाएगा आपका वर्णिक छंद। लेकिन वो छंद जिसमें हम लोग लघु और गुरु के आधार पर ही छंद का निर्धारण कर दें, वो कहलाएगा आपका कौन सा छंद, मात्रिक छंद। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, कोई अपठित पद्यांश या कोई अपठित पंक्ति जिसमें आप गण बनाकर यदि छंद का नाम डिक्लेयर करते हैं तो वो तो कहलाता है आपका वर्णिक छंद। लेकिन किसी छंद में यदि आप केवल लघु और गुरु के आधार पर ही छंद का निर्धारण करें तो वो आपका कहलाएगा कौन सा,
मात्रिक छंद। तो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है छंदस्य कति भेदाः, छंद के कितने भेद हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वय, 2। चलिए आगे बढ़ें। देखिए किसी भी छंद पर मैंने आपको बताया था कि हमें 2 ही तरह की मात्राएं लगानी है, लघु मात्रा एवं गुरु मात्रा। लघु मात्रा के लिए हमें कौन से वर्ण डिसाइड करने थे, अ, ई, उ, री एवं री, इन पर ही हमें लघु मात्रा लगानी है। इसके अतिरिक्त आने वाले सभी वर्णों पर तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है, गुरु मात्रा। लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पर, यदि अपवादों का ध्यान रखा जाएगा तो हमारा छंद छांटना सार्थक हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या अपवाद है। देखिए मात्रा निर्धारण के नियम लिखे हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अ, ई, उ, री के अतिरिक्त सभी वर्ण कौन है, गुरु है। लेकिन फिर भी कुछ अपवाद है जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए कोई वर्ण यदि हलंत है, कोई वर्ण यदि कैसा है, हलंत है, तो वो हलंत वर्ण अपने आगे वाले वर्ण के साथ जुड़कर उसे क्या कर देता है, गुरु कर देता है। तो हमारा पहला टॉपिक यही लिखा है अर्ध एवं हलंत वर्ण। अपने आप में कौन है, अपवाद है। अर्ध एवं हलंत वर्ण यदि किसी वर्ण के पीछे लगा हुआ है तो वो अपने आगे वाले वर्ण में मिल जाएगा और लघु होते हुए इस वर्ण को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं किसकी, विसर्ग की। यदि कहीं पर विसर्ग लगा हुआ है, जैसे कि अ की अपनी मात्रा तो क्या थी, लघु, लेकिन विसर्ग युक्त अ है तो वो विसर्ग युक्त वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर से बात करते हैं, यदि कोई आधा वर्ण पीछे लगा हुआ है तो वो अपने आगे वाले वर्ण को ह्रस्व होने पर भी क्या कर देगा, गुरु कर देगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि कहीं पर विसर्ग है तो विसर्ग युक्त वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं किसी वर्ण पर लगी हुई बिंदी को। जैसे अ अपने आप में तो कौन है, लघु वर्ण है, किंतु यदि उस पर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये अनुस्वार उस लघु वर्ण को क्या कर देता है, गुरु कर देता है। फिर से सुने, हलंत वर्ण अपने आगे वाले वर्ण को गुरु कर देता है, विसर्ग अपने आगे वाले वर्ण को गुरु कर देता है, और जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा है वो वर्ण अपने आप में ह्रस्व होते हुए भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं रेफ की। रेफ एक्चुअल में र हलंत होता है, जिसके पश्चात कोई स्वर नहीं होता है तो वो र हलंत रेफ बन जाता है। तो रेफ जिस वर्ण के साथ लगा है, रेफ जिस वर्ण के साथ लगा है वो उसके आगे वाले वर्ण को गुरु कर देता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, यदि मैंने लिखा है अर्थ, यदि मैंने लिखा है अर्थ, तो ये रेफ जनरली कहाँ किसके साथ लगेगा, अपने आगे वाले वर्ण को गुरु कर देता। तो मैं कहती हूँ कि अब आपका गुरु हो जाएगा, और थ पर कोई भी रेफ नहीं है तो थ अब आपका हो जाएगा क्या, लघु। चलिए हम बात कर रहे हैं प्र की। प्र अर्थात मैं आपसे कहूंगी कि ये जो प्र का चुभने वाली मात्रा है, फिर सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं प्र, क्र, र की, है ना। तो ये जो प्र, क्र, इस तरह की जो मात्राएं हैं वो आप याद रखिएगा कि ये अपने आगे वाले वर्ण को चुभेंगी, अर्थात आगे वाले वर्ण को प्रेशर करेगी। तो यदि मैं कहूँ कि ये जो र की मात्रा है ये आगे वाले वर्ण को क्या कर देगी, गुरु, तो ये स्वयं कैसा रह गया, लघु। चलिए शुरू से फिर बात करें, हलंत या आधा वर्ण अपने आगे वाले वर्ण को गुरु कर देगा। इसी प्रकार विसर्ग होने पर विसर्ग के आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कहीं पर अनुस्वार अर्थात बिंदी लगी हुई है तो बिंदी जिस पर लगी है वो वर्ण स्वयं लघु होते हुए भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कहीं पर रेफ है तो रेफ से आगे वाला वर्ण सदैव गुरु हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं प्र, स्र, इस प्रकार की मात्राओं की जो कि अपनी आगे वाली मात्राओं पर प्रेशर डालती हैं, तो इस कंडीशन में अपनी आगे वाली मात्रा क्या हो जाएगी, ह्रस्व होते हुए भी गुरु हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं अवग्रह की। अवग्रह को संस्कृत में इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं, और मैं आपसे कह रही हूँ कि अवग्रह पर किसी प्रकार की कोई मात्रा छंदों में नहीं लगाई जाती है। यदि मैंने लिख दिया है कोअपि, यदि मैंने लिख दिया है कोअपि, तो को अर्थात वो, इस पर तो लगेगी आपकी गुरु मात्रा, पी की मात्रा छोटी है, इस पे लगेगा आपका कौन, लघु। लेकिन अवग्रह पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 हैं, क्ष, त्र एवं ज्ञ। मैं आपसे कहती हूँ कि इनके आगे वाले वर्ण पर कौन सी मात्रा लगेगी, गुरु, किंतु ये स्वयं लघु। फिर बता रही हूँ
संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 माने गए हैं, क्ष, त्र एवं ज्ञ। क्ष, त्र एवं ज्ञ स्वयं तो कैसे हैं? लघु, किंतु इनके आगे वाले वर्ण कैसे हो जाएंगे? गुरु। जैसे कि मैंने लिखा है अक्ष, अक्ष पे यदि हमें मात्राएं लगानी है तो तो अपने आप में कौन था? लघु, लेकिन संयुक्त व्यंजन क्ष के कारण क्या हो गया है? गुरु, और क्ष स्वयं कैसा रहेगा? लघु। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद के नियम है, यदि ये आपको पता है तभी आप किसी भी अनसीन लाइन में से छंद छाट पाएंगे। चलिए फिर से रिवाइज करें आप सभी मेरे साथ। अर्धवर्ण आपने आगे वाले वर्ण में मिलकर उस ह्रस्व को दीर्घ कर देगा। इसी प्रकार हम कह रहे हैं जिसके साथ विसर्ग है उसके आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। जिस वर्ण पर अनुस्वार स्वयं लगा हुआ है वो स्वयं वर्ण गुरु कहलाएगा। जिस पर रेफ है उसके आगे वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। तथा ये प्र, क्र इस तरह की प्रेशर करने वाली, चुभने वाली मात्राएं अपने आगे वाले वर्ण को निस्संदेह प्रभावित करती हैं तो वो भी गुरु हो जाएंगे। अवग्रह पर संस्कृत में कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। छंदों में अवग्रह का प्रयोग होने पर छंद का कोई चिन्ह अर्थात लघु गुरु मात्रा उस पर नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन 3 है, क्ष, त्र एवं ज्ञ। क्ष, त्र एवं ज्ञ स्वयं तो कैसे रहते हैं? लघु, किंतु वे अपने आगे वाले वर्ण को गुरु कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की हम लोग बात करना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में एक पद है आपका यति। यति क्या है? जैसे बोलते समय कई बार अपनी जिह्वा विश्राम लेती है, उस जिह्वा के विश्राम स्थल को ही क्या कहते हैं? यति। जैसे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव के बाद हम लोग नेचुरली रुक गए हैं, उस रुकने के स्थल को ही क्या कहते हैं? विराम। अर्थात एग्जाम में यदि कभी पूछ लिया जाए यति इत्यस्य का संज्ञा, फिर से प्रश्न सुनिएगा, यति इत्यस्य का संज्ञा, यति शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हमें उत्तर देना है क्या? विराम। फिर हम बात कर रहे हैं आपके पाद या फिर चरण की। चरण क्या है? किसी भी श्लोक में सामान्यतया 4 चरण या 4 पाद रहते हैं। उस एक पाद को ही या एक भाग को ही, किसी भी श्लोक के एक भाग को ही क्या कहा जाता है? चरण या फिर पाद कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामान्यतया किसी भी श्लोक में 4 चरण रहते हैं, किंतु संस्कृत में एकमात्र गायत्री छंद ही ऐसा है जिसमें कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। तो सामान्यतः हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपाद युक्त छंद कह, 3 चरण वाला छंद कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? गायत्री। चलिए हम कुछ विशेष मात्राओं की बात अभी कर रहे हैं। देखिए छंद का निर्धारण करते समय य गण, म गण, त गण ये सभी मात्राएं हमें छांटनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि कुछ विशेष मात्राएं रट ली जाए तो अनसीन लाइन से छंद छांटना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ माँ इस संसार में सबसे बड़ी उपाधि है, माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। महर्षि मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में कहा है कि 10,000 गुरुओं के से भी ऊपर माँ का स्थान है। तो आपको याद रखना है कि माँ कैसी है? बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो माँ की सभी गण कैसे होंगे? गुरु, गुरु और गुरु। फिर से याद करें, माँ की उपाधि कैसी है? सबसे बड़ी है। तो हम कहते हैं कि माँ की तो सारी मात्राएं कैसी होंगी? बड़ी होंगी, अर्थात मगण में तीनों गुरु होंगे। यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए त्रिगुरु गणः कः, 3 गुरु गण किसमें आते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मगण हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न गण की। न गण अर्थात जिसमें कोई भी गुरु वर्ण नहीं हो वो कौन कहलाएगा? न गण कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ज गण की। ज गण से आपको याद रखना है जज। जैसे क्या याद रखना है आपको? जज। और जज से हमें याद रखना है, जज हमें कौन सा मार्क देता है? IAS मार्क देता है। जज किसी भी चीज को डिक्लेयर कर देता है तो वो अंतिम निर्णय है। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि जगन तो हमें क्या देता है? IAS मार्क देता है। और आप याद रखिए जगन का विपरीत कौन होता है? जज जितनी ऊंची पोस्ट पे उतना ही निकृष्टतम पात्र उस कोर्ट में कौन है? आपका चोर है। तो हम कह रहे हैं जगन की मात्रा यदि IAS है तो चोर, जगन का उल्टा कौन हो गया? जगन का विपरीत कौन हो गया? जज का विपरीत है चोर। तो मात्राएं भी विपरीत कर देंगे। अभी हमें मात्राएं याद कर रहे थे हम लोग IAS। जगन की मात्रा, जज की मात्रा यदि IAS है तो चोर की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी?
SIS। चलिए फिर से याद करते हैं, माँ का स्थान कैसा है, बहुत बड़ा है ना, बहुत महान। तो माँ की मात्राएं कैसी होंगी, तीनों गुरु। न गण अर्थात कोई गुरु है ही नहीं, तो उसकी मात्राएं कैसी हो जाएगी, तीनों लघु। फिर हम बात कर रहे हैं जगण। जगण का तात्पर्य हम कहते हैं कि जज, और जज तो हमें क्या देता है, जज तो हमें ISI मार्क देता है, तो जगण की मात्राएं क्या हो जाएंगी, ISI। फिर हम बात कर रहे हैं जज का उल्टा होता है चोर, यानी जज जितना उत्कृष्टतम उतना ही निकृष्टतम कौन, चोर। तो चोरों से हमें याद करना है रगण। जज की अपोजिट मात्राएं, जज की विपरीत मात्राएं लगेंगी किसमें, रगण में। तो ये 4 मात्राएं यदि हमें बहुत अच्छे से याद हैं, तो जब भी अनसिंग लाइन छंद छाटेंगे तो हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, बहुत जल्दी हम लोग छंद को छाट पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा चार्ट, जिसको मैंने अपने अध्यापन अनुभव के आधार पर बनाया है। और इस चार्ट को यदि हम लोग याद कर देते हैं तो हमें छंद छांटना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो सारे इस चार्ट से ही डिक्लेयर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको संस्कृत में किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लर्निंग में ही करवा रही हूँ, आपका प्रैक्टिस में ही करवा रही हूँ। देन होमवर्क के माध्यम से जो मैंने आपको दिए हैं उसमें भी मैं आपको कमेंट करके मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी कि हम लोग कैसे छांटे या क्या करें, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अनुष्टुप छंद की। बहुत मुश्किल है उन छात्रों के लिए जिन्होंने 10th के बाद संस्कृत लिया ही नहीं है, तो 10th से पहले हमारा कभी भी छंद नहीं था, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए पॉसिबल कुछ भी नहीं है। चलिए आ जाइए, हमारे पहले छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। अ से आपको याद करना है कि यदि किसी अनसीन लाइन में, फिर से सुनेंगे, यदि किसी अनसीन लाइन में अनुष्टुप, अ से अनुष्टुप, अ से कितना 8, यदि किसी अनसीन लाइन में पूरे अक्षर 8 हैं तो उस छंद का नाम क्या है, अनुष्टुप छंद। फिर से याद करते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए, यदि किसी अनसीन लाइन में पूरे वर्ण, आप हलंत को नहीं गिनेंगे, आप आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे, यदि पूरे वर्ण कितने हैं 8, तो छंद का नाम क्या हो जाएगा, अनुष्टुप। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा की। इन दोनों को साथ लिया है हमने, साथ भी लिया है, उनका साउंड भी सेम है। देखिएगा, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। हम ये बात कर रहे हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के तो वर्णों की संख्या कितनी है, 11। अब हम याद कर रहे हैं कि यदि किसी अनसीन लाइन में हलंत एवं आधे वर्ण को छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ण कितने हो, 11। तो छंद का नाम घोषित हो जाएगा कौन, इंद्रवज्रा या फिर उपेंद्रवज्रा। देखिए अब स्टूडेंट के सामने जनरली ये प्रॉब्लम आएगी कि पूरे वर्ण कितने हैं, 11। ऑप्शन में यदि अ में इंद्रवज्रा दे रखा है, ब में उपेंद्रवज्रा दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे चाहूँ कि इंद्रवज्रा है या फिर उपेंद्रवज्रा। तो मैं आपको कहती हूँ कि इंद्र जो है, अपना नाम सुना होगा आपने इंद्र का। जनरली वर्षा नहीं होती तो भी इंद्र के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। और इंद्र जो है वो वेदों का सबसे महान देवता है। वैदिक संस्कृति जो हमारी है उसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे महान देवता की बात करें तो वो कौन रहा है, इंद्र रहा है। तो आपको याद करना है कि इंद्र तो हमेशा गुरु रहा है। फिर से बात करें, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 11। हलंत एवं आधे वर्ण को हमें नहीं गिनना है। फिर हम बात कर रहे हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, दोनों यदि ऑप्शन में है तो फिर हम क्या करें, तो मेरा समाधान यही है कि इंद्र तो वैदिक आर्यों का सबसे महानतम देवता रहा है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इंद्र तो गुरु रहा है ना। इंद्र तो कैसा रहा है, गुरु। तो 11 वर्ण होने पर कंटिन्यू 2 वर्ण आपके गुरु आ जाए तो छंद का नाम क्या रहेगा, इंद्रवज्रा रहेगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, उपेंद्रवज्रा की। उपेंद्रवज्रा जो छंद है आपका, उसमें भी वर्ण की संख्या कितनी है, 11। और उपेंद्रवज्रा में हमें याद करना है कि उपेंद्रवज्रा गुरु नहीं है। उपेंद्रवज्रा तो स्टार्टिंग में कौन है, लघु। यदि पहला ही वर्ण आपका क्या आ जाता है, लघु, तो आपको घोषित कर देना है कि ये छंद तो कौन सा है आपका, उपेंद्रवज्रा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंशस्थ छंद की। वंशस्थ जो छंद है आपका वो द्रुत विलंबित के साथ जुड़ा हुआ है। वंशस्थ छंद आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, द्रुत विलंबित के साथ। चलिए शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 8। फिर हम बात कर रहे हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, इनके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 11। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वंश जो है हमारा द्रुत गति से बढ़ना चाहिए, ऐसा बोला जाता है जनरली, है ना। तो
वंश हमारा द्रुत गति से बढ़ना चाहिए, तो हमें वंश और द्रुत को एक साथ याद करना है। और इनके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? इनके प्रत्येक चरण में मात्रा होंगी कितनी? 12। फिर से बात करें, अनुष्टुप में 8, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11। हमारा द्रुत विलंबित और वंशज में कितनी मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में? 12 मात्राएं होंगी। अब यदि प्रश्न आ जाए कोई एंसिल लाइन में यदि 12 मात्राएं हैं और ऑप्शन में वंशस्थ भी दे रखा है और आपका द्रुत विलंबित भी दे रखा है, तो स्टूडेंट के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि मैं क्या करूं। तो फिर हम लोग समाधान कर रहे हैं कि वंशस्थ का नाम ही हमने देखिए यहाँ पे वंशस्थज रखा हुआ है, नजर आ रहा है ना। वंशस्थ का नाम ही हमने क्या रखा हुआ है? वंशस्थज। और ज यानी जज तो अपना कौन है? ISI है, याद आ रहा है ना। जज तो अपना कौन है? ISI है। और वंशस्थ का नाम आज के बाद वंशस्थ याद नहीं रखना है, वंशस्थ का नाम तो क्या याद रखना है? वंशस्थज। चलिए, ज से आपको याद आ जाएगा कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तो थे ही, लेकिन साथ में कौन है? ज यानी जज। और जज का तात्पर्य तो क्या है आपका? ISI। चलिए फिर बात करते हैं द्रुत विलंबित। द्रुत यानी जल्दी जल्दी, संस्कृत और हिंदी दोनों में द्रुत वर्ण प्रयुक्त और द्रुत शब्द प्रयुक्त होता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं द्रुत यानी कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य हमें बहुत शांतिपूर्वक और सोच विचार कर करना चाहिए। तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि द्रुत यानी कोई काम हमें जल्दी जल्दी करना है क्या? तो नहीं करना है। तो आपको याद रखना है कि न गण। आ रहा है समझ में? हम कह रहे हैं द्रुत विलंबित अर्थात कोई भी काम हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि न गण। और नगण की तो मात्राएं हमें याद है, मगण की मात्राएं हमारी थी तीनों गुरु, जबकि न गण की हमारी मात्रा है कौन? तीनों लघु। तो हमसे ये भी हो जाएगा, यदि किसी अनसिन लाइन में 12 मात्राएं 12 वर्ण दे रखे हैं तो हम द्रुत विलंबित करें या फिर वंशस्थ करें। तो यदि हमारा वंशस्थ ज पहला यदि गण हमारा पहला यदि गण हमारा ज यानी ISI आता है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है। किंतु यदि 12 वर्ण आने पर पहली 3 मात्राएं कैसी हैं? लघु। तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित। क्योंकि कोई भी काम हमें द्रुत अर्थात जल्दी जल्दी तो कभी नहीं करना है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट छंद की, जिसका नाम है वसंत तिलका। देखिए 8 पर अनुष्टुप है, 11-12 पर इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा है, 12 पर वंशस्थ और द्रुत विलंबित है, 13 को छोड़कर हमें 14 के पास आना है। और 14 पे एकमात्र छंद बैठा हुआ है जिसका नाम है कौन? वसंत तिलका। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी अनसिन लाइन में यदि पूरे अक्षर कितने हैं? 14, तो छंद का नाम क्या होगा? वसंत तिलका। देखिए जहां पर एक ही छंद है वहां पर गण याद करने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। फिर से बात करें, 8 पर कौन है? अनुष्टुप, 11 पर कौन है? इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, 12 पर कौन है? वंशस्थ और द्रुत विलंबित, 14 पे कौन है? वसंत तिलका। तो यहाँ हमें गण याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रत्येक चरण में 15 वर्ण कहाँ पर आते हैं? तो 15 वर्ण आते हैं आपके किस छंद में? मालिनी छंद में। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण, मालिनी छंद में 15 वर्ण। पूरे वर्ण यदि 15 हैं हलंत एवं अर्धवर्ण को छोड़कर, तो आपके छंद का नाम हो जाएगा क्या? मालिनी छंद। चलिए हम बात कर रहे हैं, एक ट्रिक मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ जिसका नाम है हरि शिखर पर मंद चल। हरि शिखर पर मंद चल क्या है? हरि शिखर पर मंद चल। हमारे छंदों के नाम है हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता। हरि शिखर पर मंद चल, पहाड़ पर मंद अर्थात धीरे ही चलना होता है, क्योंकि शिखर पर क्या है? खतरा। खतरा से आपको याद रखना है क्या? खतरा। हम फिर बात कर रहे हैं किसी छोटे बच्चे को जो कि पहाड़ पर दौड़कर चल रहा है, तो हम उससे कहेंगे ना कि हरि शिखर पर मंद चल। तो शिखर पर मंद क्यों चले वो? क्योंकि वहाँ कौन है? खतरा। और खतरा से याद रखना है कि हरि, शिखरी, शिखर और मंद में तो कितने, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 17। चलिए फिर बात कर रहे हैं, यदि किसी अनसिन लाइन में 17 वर्ण हैं, हलंत एवं अर्धवर्ण को छोड़कर 17 पूरे वर्ण हैं, और आप कह देंगे कि उसमें हरिणी भी दे रखा है, शिखरिणी भी दे रखा है, मंदाक्रांता भी दे रखा है, उस समय मैं कैसे जज करूं कि 17 वर्ण तो है, लेकिन मैं कैसे जज करूं कि इसमें कौन सा छंद होगा? तो उसका समाधान भी है अपने पास। हम पूरा ट्रिक याद कर रहे हैं, हरि शिखर पर मंद चल, क्योंकि वहां है खतरा। खतरा से आपको याद रखना है क्या? 17। और मंद चलने का तो क्या है? नियम है। किसी पर्वत पर मंद चलना अपने आप में क्या है? नियम है। तो
तो आपको जहां आपने हरिणी शिखरिणी मंदाक्रांता लिखा है उसी की कंपैरिजन में आपको लिखना है कौन, नियम। अब देखो नी नाम का कोई भी छंद, कोई भी गण अपना नहीं था, याद है ना, नी नाम का अपना कोई भी गण नहीं था, हमारा तो कौन था, नगण। और नगण की मात्राएं आपको याद है कौन है, न गण अर्थात तीनों लघु। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अपना यगण, और यगण की मात्राएं हमें याद रखनी है क्या, य माता अर्थात लघु गुरु गुरु। इसके बाद मगण की मात्राएं भी हमें याद है, मगण अर्थात माँ, और माँ तो कैसी थी, सबसे बड़ी। तो हमें याद करना है कि यदि किसी अनसीन लाइन में 17 वर्ण है और 17 वर्ण के साथ यदि तीनों वर्ण लघु आ जाते हैं तो हमारा छंद होगा कौन, हरिणी। इसके पश्चात हम याद कर रहे हैं यदि किसी अनसीन लाइन में पूरे वर्ण कितने हैं, 17, इसके बाद 17 के साथ यदि हमारा नगण नहीं है, यगण है, तो हम करेंगे छंद कौन सा, शिखरिणी। इसके पश्चात हम लोग बात कर रहे हैं यदि किसी अनसीन लाइन में पूरे वर्ण कितने हैं, 17, और उस पर कौन आ गया है, स्टार्टिंग की मात्राओं में मगण अर्थात तीनों गुरु आ गए हैं, तो हमारा छंद कौन सा हो जाएगा, मंदाक्रांता। चलिए मेरे साथ ये अभ्यास पुनः करते हैं हम लोग। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 8। इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 11। वंशस्थ एवं द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 12। फिर हम बात कर रहे हैं 14 कहाँ होंगे, वसंतिका में। इसके बाद 15 वर्ण कहाँ होंगे, मालिनी छंद में। इसके बाद तो हमें अपनी एक ट्रिक याद करनी थी, चलिए बोलते हैं कौन सी अपनी ट्रिक है, हरि शिखर पर मंद चल। हरिणी से, हरि से हमें याद करना है हरिणी, शिखर से हमें याद करना है शिखरिणी, मंद से हमें याद करना है क्या, मंदाक्रांता। और यदि इनमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि 17 वर्ण यदि दे रखे हैं और कौन सा छंद है, तो हम तो ये कहते हैं कि हमें शिखर पे धीरे चलना या मंद चलना अपने आप में कौन है, नियम है। तो आप हरिणी शिखरिणी मंदाक्रांता की कंपैरिजन में क्या लिख देंगे, नियम। और इस प्रकार से हरिणी में कितनी मात्राएं होंगी, तीनों लघु, शिखरिणी में कौन आपका होगा, आपका यगण, और मंदाक्रांता में तो नियम का म अर्थात कौन, तीनों वर्ण कैसे रहेंगे, गुरु। इतना सा चार्ट यदि आपने याद कर दिया है तो किसी भी छंद से, किसी भी अनसीन श्लोक से छंद छांटना आपके लिए विदिन 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी छंद यदि हम पढ़ें तो देखो छंद के नियम है, सामान्यतया मैं तो ये कहूँगी कि छंद के लिए कोई भी अनसीन लाइन जब आपको परीक्षा में दी जाए तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके पूरे वर्णों को गिनना है। तो देखिए ये जो अनुष्टुप छंद है ये मैं आपको उदाहरण से नियम की ओर समझाऊंगी। उदाहरण से नियम की ओर सामान्यतः आपका क्या रहता है, शिक्षण सूत्र रहता है, और संपूर्ण व्याकरण जो है आपका विषय उसको उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण के रूप में ही सिखाया जाता है। शिक्षण विधियों में सामान्यतः क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षण विधियों में सामान्यतया एक प्रश्न आ जाता है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। फिर सुनिएगा, व्याकरण शिक्षण से सर्वश्रेष्ठा विधि का, तो हमें लिखना है आगमन निगमन विधि, अर्थात उदाहरण से हम लोग नियम पे जाएंगे और नियम से हम लोग उदाहरण पे आएंगे। मैं भी आपको इस विधि का सहारा लेकर ही पढ़ाना शुरू करूंगी। देखिए अनुष्टुप के लिए भी हमने जस्ट याद किया था, क्या याद किया था हमने, कि यदि किसी अपठित पद्यांश में पूरे वर्ण कितने हैं, 8, तो छंद का नाम क्या हो जाएगा, अनुष्टुप। देखिए मेरे साथ आप भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें केवल पूरे वर्ण को ही गिनना है, न तो हमें आधे वर्ण को गिनना है और ना ही हमें हलंत वर्ण को गिनना है। पूरे वर्ण इस पंक्ति में कितने हैं, 8, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि छंद का नाम कौन है, अनुष्टुप। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि इसके अलावा एक छोटा सा काम और कर लेते हैं हम। देखिए इसमें जो 5वें नंबर का आपका जो वर्ण होगा है ना, 5वें नंबर का वर्ण होगा वो सदैव लघु होगा, और इस 8 में से जो 6ठे नंबर का वर्ण होगा वो सदैव गुरु होगा। और वैसे भी हमें तो पता है कि 5 कैसा होता है, लघु, और 5 की कंपैरिजन में 6 कैसा होता है, गुरु। फिर से सुनिएगा पूरी बात, जिस अपठित पद्य में पूरे चरण में कितने वर्ण हो, 8, उसका नाम हो जाएगा कौन, अनुष्टुप छंद। फिर हम चेक भी कर लेंगे कि क्या हमारा 5वां वर्ण लघु है, इसके अलावा हम चेक करेंगे कि क्या हमारा 6ठा वर्ण गुरु है। पूरे वर्ण कितने हैं, 8, 5वां लघु 6ठा गुरु। चलिए देखते हैं 5वां वर्ण कौन सा है, 1 2 3 4 और 5।
पांचवा वर्ण है आपका प्र, और प्र अपने आप में कौन है? प्र अपने आप में कौन है? लघु है आपका। क्लियर? फिर से हम बात करें, प्र अपने आप में कौन है आपका? लघु है। देखिए मैंने बताया था कि जिस वर्ण पर मात्रा चुभ रही है वो चुभने वाली मात्रा तो इफेक्ट करेगी कहाँ पर? आगे वाले वर्ण पर। तो अपना कौन बच गया? प अर्थात अ, और अ तो कौन कहलाता है? लघु कहलाता है। फिर हम बात कर रहे हैं देखिए छठे वर्ण की। क्या इसमें छठा वर्ण गुरु है? चेक कर लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? ती की। ती अपने आप में तो कौन है? लघु है, लेकिन इसके पीछे बना हुआ आधा श इसको क्या कर देगा? गुरु कर देगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें पांचवा वर्ण लघु और छठा वर्ण गुरु आया है, और संपूर्ण वर्ण कितने आए हैं? 8 आए हैं। अतः छंद का नाम क्या है? अनुष्टुप छंद है। एक और उदाहरण के माध्यम से आप भी मेरे साथ चेक कीजिए। चलिए आइए, देखिए हमें वर्ण गिनने हैं पूरे 8। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 वर्णों के बाद हमें चेक करना है कि क्या पांचवा वर्ण हमारा लघु आ रहा है। चलिए देखिए पांचवा वर्ण हमारा है 1 2 3 4 5। 5 अर्थात कौन? री। और री की मात्रा यदि छोटी है यानी ये कौन है? लघु वर्ण है। इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं कौन सा? छठा वर्ण। और छठा वर्ण तो आपका कौन है? ता अर्थात आ। और आ तो अपने आप में क्या लगाता है? गुरु वर्ण लगाता है। तो चलिए मैं फिर बात करती हूँ आपके अ ई उ री एवं री, ये 5 वर्ण ही कैसे हैं? लघु हैं। इनके अतिरिक्त आने वाले सभी वर्ण जैसे कि ता आ ये सारे क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। देखिए ये बात यहाँ से खत्म हो गई। इसके बाद वापस हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 में आपका क्या दे रखा है? कु। कु पे कैसी मात्रा है? छोटे उ की। छोटे उ की मात्रा है, दैट मीन्स आपका कु कौन है? लघु। इसके बाद देखते हैं कौन? टू लिखा हुआ है। टू की भी मात्रा तो छोटी है, लेकिन टू के बाद आने वाला आधा म इस टू को क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। अतः टू की मात्रा क्या करनी है आपको? दीर्घ करनी है। तो हम ये पहचान गए हैं कि यदि किसी अपठित लाइन में, यदि किसी अनसीन लाइन में अपठित पद्य में पूरे वर्ण कितने हैं? 8, और पांचवा वर्ण उसमें लघु है एवं छठा वर्ण क्या है? गुरु है। तो उस छंद को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि ये कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के बारे में मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 8। पांचवा वर्ण कैसा होगा? लघु। छठा वर्ण कैसा होगा? गुरु। इसके आधार पर संसार की कोई भी लाइन जो कि अनुष्टुप छंद की है आप जज करके डिक्लेयर कर देंगे। चलिए इसके बाद हमारा छंद का नाम है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के बारे में तो अभी कुछ समय पहले ही हमने बात की थी कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में तो कुल वर्ण कितने होंगे? 11। तो चलिए देखते हैं कुल वर्ण 11 है क्या हमारे पास। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पूरे वर्ण कितने हैं? 11। और मैंने आपसे ये कहा इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में भी 11 वर्ण हैं, और उपेंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में भी कितने वर्ण हैं? 11। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों यदि नाम एग्जाम में है तो मैं क्या करूं। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि इंद्र हमारा वैदिक जो संस्कृति थी उसका सबसे शक्तिशाली देवता था। तो इंद्रवज्रा की तो 2 वर्ण कैसे होंगे? नेचुरली गुरु गुरु होंगे। तो देखिए क्या 2 वर्ण गुरु गुरु हैं। चलिए पूरे वर्ण कितने आ गए हमारे पास? 11। लेकिन 2 वर्ण क्या गुरु हैं? देखते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको अपवाद के नियम बताए थे। उस अपवाद के नियम में हमने लिखा था कि यदि रेफ है तो रेफ से आगे वाला वर्ण सदैव कैसा हो जाएगा? रेफ से आगे वाला वर्ण हो जाएगा कौन? गुरु। फिर हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है थो यानी ओ, और ओ तो अपना कौन है? गुरु वर्ण ही है, क्योंकि हमारे लघु तो कौन है? अ ई उ री एवं री कौन है? लघु है। इसके अतिरिक्त आने वाले सभी वर्ण तो आपके क्या कहला रहे थे? गुरु। तो थो यानी ओ भी आपका क्या हो जाएगा? गुरु। पूरे वर्ण कितने हैं? 11। 2 गुरु वर्ण आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम सिद्ध कर देते हैं। देखिए हे, पूरे वर्ण हमें गिनने हैं, 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पूरे वर्ण कितने आ गए हमारे पास? 11। 11 को संस्कृत में कहते हैं क्या? एकादश। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, एकादश वर्णात्मक छंदः कः?
फिर से सुनिएगा, 10th के बाद आपका नहीं होगा तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। एकादश वर्णात्मक छंद का 11 वर्ण जिसमें है वो छंद कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। अब देखिए यदि पूरे वर्ण कितने आ गए हमारे पास? 11। तो इस पर हम लगा के देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग के हमारे दो जो वर्ण है वो गुरु आ रहे हैं क्या? हे में आपका दे रखा है कौन? ए तो आपका विश्व नहीं है, अर्थात ये हो गया कौन? गुरु वर्ण। फिर हमारे पास दे रखा है क्री, आपका देखिए री तो कौन है? लघु वर्ण है, लेकिन इसके बाद लगा हुआ षटकोण का आधा श आपकी क्री को क्या कर देगा? गुरु कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आए हैं? 11 आने के बावजूद भी यदि स्टार्टिंग के दो वर्ण आपके कैसे हो? गुरु, तो वो कहलाएगा आपका कौन? इंद्र वज्रा, क्योंकि इंद्र तो आपका वैदिक संस्कृति का सबसे शक्तिशाली या गुरु यानी महान देवता था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपेंद्र वज्रा छंद की। उपेंद्र वज्रा छंद के भी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आ रहे थे? 11। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि उपेंद्र वज्रा में गुरु नहीं आएंगे पहले वर्ण, यही अपने आप में इसकी पहचान है। ठीक है, चलते हैं उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण में 11 वर्ण आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। किसी अपठित पद्य में यदि एक लाइन में कितने वर्ण हैं? 11। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें या तो इंद्र वज्रा होगा या फिर उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा होता तो प्रथम दो मात्राएं कैसी आती है आपकी? गुरु, लेकिन उपेंद्र वज्रा है तो प्रथम मात्रा गुरु नहीं आएगी। तो यहाँ प्रथम मात्रा त है, त गुरु नहीं है। त कौन है? अपने आप में लघु है, तो ये अपने आप ही डिफाइन हो गया कि ये कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा। अच्छा चलिए मैं आपको फिर एक बात बताना चाहती हूँ, यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए संयुक्त और युगल छंद कौन सा है? फिर सुनिएगा, संयुक्त अथवा युगल छंद कौन सा है? ऐसा यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है उपजाति। अब आप कहेंगे मैडम आपने इतनी देर में तो कभी उपजाति हमें नहीं बताया। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि उपजाति छंद जो है वो आपके इंद्र वज्रा एवं उपेंद्र वज्रा छंद के योग से मिलकर बना है। आ रहा है समझ में? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के योग से जो छंद बना है उसका नाम है उपजाति। इसीलिए तो इसे मिश्रित छंद, युगल छंद एवं संयुक्त छंद भी कहा जाता है। अच्छा ये दिखेगा कैसे? मैं आपसे कहती हूँ कि उपजाति यदि कोई छंद है तो उसमें क्या होगा कि कोई दो लाइनें, तो जो 4 चरण होते हैं उसमें कोई 2 पंक्तियां तो आपकी किसकी होंगी? इंद्र वज्रा की होंगी, और कोई 2 पंक्तियां किसकी होंगी? उपेंद्र वज्रा की होंगी। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के लक्षणों का योग होता है किसमें? उपजाति में। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि संयुक्त छंद कह या फिर युगल छंद कह, तो आपका आंसर क्या होगा? उपजाति। शुरू से बात कर लेते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 8। 5वां वर्ण के साथ लघु, 6ठा वर्ण के साथ आपका गुरु। फिर हम बात कर रहे हैं इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा की। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 11। इंद्र अपना महान राष्ट्रीय देवता था, अतः उसकी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? 2 गुरु। जबकि उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र किसी सामान्य पुरुष का नाम होता है, सामान्य बालक का नाम होता है उपेंद्र, तो उपेंद्र की गुरु मात्रा नहीं रहेगी स्टार्टिंग में। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंशस्थ छंद की। और वंशस्थ छंद में तो हमने पढ़ा था ना कि इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं रहती हैं? 12। और वंशस्थ का तो नाम ही हमने रख दिया था वंशस्थज। चलिए देखते हैं वंशस्थ का नाम हमने क्या रख दिया था? वंशस्थज। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि यदि किसी अनसिन लाइन में पूरे वर्ण कितने हैं? 12, तो छंद का नाम होगा कौन? वंशस्थ भी और ध्रुत विलंबित भी। लेकिन इनको अलग अलग डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे कि यदि 12 वर्ण होने पर भी स्टार्टिंग के 3 वर्णों में यदि कौन है? जगण। जगण यानी कौन? आईएसआई। जगण यानी कौन? आईएसआई यदि है हमारा स्टार्टिंग में, तो हम कहेंगे कौन सा छंद है? वंशस्थ। चलिए हम लोग देखते हैं किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। देखिए हमें गिनना है कि क्या पूरे वर्ण हमारे 12 हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पूरे वर्ण एक पंक्ति में कितने हैं? 12 हैं। 12 होने के बावजूद हमें ये देखना है कि
क्या इसके प्रथम 3 वर्णों में जगण अर्थात आइए सही आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। भ में आपका अ है, आपका कौन है? लघु। व भी आपका लघु दिख रहा है, लेकिन व के पीछे है कौन? आधा न, और आधा न तो अपने आगे वाले व के साथ जुड़कर उसे क्या कर देगा? गुरु कर देगा। फिर हमारे पास बची है कौन? छोटी ती, और छोटी ई जो है वो तो अपनी कौन है? वो तो अपनी कौन है? लघु है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 वर्ण होने के बावजूद स्टार्टिंग के 3 जो आपके वर्ण हैं उनमें कौन सी मात्राएं आई हैं? जगण आई है। अर्थात छंद का नाम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? वंशस्थ छंद। इसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। किसी अपठित लाइन में कितने वर्ण हैं हमारे पास? 12। और क्या इसकी स्टार्टिंग में वंशस्थज अर्थात जगण आया है? चलिए देखते हैं। स में अ है, इसकी मात्रा हो गई लघु। ताम में बिंदी आई है, इसकी मात्रा है गुरु। ही में छोटी मात्रा है, इसको हमने कर दिया कौन? लघु। तो हाँ, ये कंफर्म हो गया कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 12। स्टार्टिंग के 3 वर्ण कौन से हैं आपके? जगण। तो ये छंद का नाम क्या हो जाएगा? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का कई बार लक्षण भी हमसे पूछ लिया जाता है, और आपको तो ये पूछेंगे कि जतौ जरौ क्या है। फिर सुनिएगा, जतौ जरौ इति कस्मिन छंदसि आयति। जतौ और जरौ ऐसे गण किस छंद में आते हैं? प्रश्न ये होगा आपका। तो आपको उत्तर देना है। देखिए कैसे देना है, आपको याद रखना है कि जतौ जरौ कुल वर्ण कितने हो गए? 4। फिर से देखें, जतौ जरौ कुल वर्ण कितने हो गए? 4। और हर एक गण में तो कितनी मात्राएं थी अपनी? 12। तो 4 × 3 बराबर कितना? 12। यहाँ पर कितने गण हमें नजर आ रहे हैं? 4 गण नजर आ रहे हैं। और हर गण में कितने वर्ण थे? 3। 4 × 3 करें तो हमारा आंसर कौन है? 12। यदि 12 के साथ सबसे पहले कौन आ जाए? ज। यही तो हम बात कर रहे थे, 12 के साथ कौन आ जाए? ज। तो हमारे छंद का नाम क्या होगा? वंशस्थ छंद। क्लियर? फिर बात करें अनुष्टुप 8, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा 11, आपका वंशस्थ छंद 12। वंशस्थ के साथ ही हमने एक और छंद का नाम लिया था जिसका नाम है कौन? द्रुत विलंबित। और हम तो द्रुत विलंबित के बारे में ये बात कर रहे थे कि हमें तो कोई भी काम जल्दी जल्दी या द्रुत गति से करना ही नहीं है। नहीं है यानी कौन सा गण? न गण। चलिए आ जाइए, द्रुत विलंबित छंद हम फिर कह रहे हैं न गण यानी कोई काम हमें जल्दी जल्दी करना ही नहीं है। वंशस्थ छंद का जहां लक्षण था कौन? जतौ जरौ, वही द्रुत विलंबित का लक्षण है कौन? नभौ और भरौ। देखिए जतौ जरौ नभौ भरौ, कुल मिलाकर यहाँ पर भी कितने आपको गण दिख रहे हैं? 4 गण। प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी वर्ण आएंगे? 12। और ये तो उस चार्ट में भी पहले हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया था कि वंशस्थ छंद और द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण आएंगे? 12 वर्ण आएंगे। 12 हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? और अब हम कहते हैं कि 12 वर्ण हो, लेकिन पहला अपना गण कौन सा होगा? नगण, क्योंकि कोई भी काम हमें द्रुत गति से नहीं करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। प्रत्येक अपठित लाइन में यदि कितने वर्ण हैं? 12। और उसका पहला गण कौन सा है? लगन। देखिए ई अर्थात कौन? लघु। त अर्थात कौन? लघु। र अर्थात कौन? लघु। इन तीनों में अ साउंड आ रहा है ना, तो ये हम कहेंगे कि तीनों कौन है? आपके लगन है। फिर डिक्लेयर कर रही हूं मैं, यदि किसी अपठित पद्य में क्या आ जाता है? पूरे वर्ण कितने आ जाए? 12। और उसमें पहला गण आपका कौन हो? नगण। तो छंद का नाम होगा कौन? द्रुत विलंबित। वंशस्थ के साथ तो हमें याद करना था क्या? वंशस्थज। जबकि द्रुत विलंबित के साथ हमें याद करना है क्या? द्रुत विलंबित न, अर्थात कोई भी काम हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक और छंद की जिसका नाम है कौन? वसंत तिलका। और वसंत तिलका के लिए तो हमने याद कर रखा था कि वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14। और 14 को तो संस्कृत में कहते हैं क्या? चतुर्दश।
14 को तो संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्दश। तो यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए चतुर्दश वर्णात्मक छंदः कः, अर्थात 14 वर्ण वाला छंद कौन सा है, तो हम कह रहे थे कि 14 वर्ण पर तो एक ही छंद बैठा हुआ है, कौन सा? वसंत तिल का। फिर से देखते हैं, यदि पूरे अक्षर 14 है तो छंद का नाम कौन? वसंत तिल का। आप भी मेरे साथ साथ काउंट कीजिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमें आधे वर्ण और हलंत वर्ण नहीं गिनने हैं, पहले ही बता दिया था मैंने। अच्छा चलिए, पूरे वर्ण 14 आते हैं तो छंद का नाम क्या हो गया? वसंत तिल का छंद। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 15वां पंचदश वर्णात्मक छंदः कः। क्वेश्चन आ जाए, पंचदश वर्णात्मक छंदः कः, तो हमें याद रखना है कि पंचदश अर्थात कितना? 15। और 15 वर्ण जिस छंद में है उस छंद का नाम तो क्या था? मालिनी छंद। और मालिनी छंद में हमें यही करना है, मालिनी छंद का कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, अर्थात 15 वर्णों पर कोई भी अन्य छंद नहीं बैठा हुआ है। तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि हमें केवल यदि अपठित किसी पद्य में 15 वर्ण ही मिल जाते हैं तो छंद का नाम हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे? मालिनी छंद। चलिए आइए, 15 वर्ण है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। पूरे वर्ण यदि कितने हैं? 15 अर्थात कौन? पंचदश। तो छंद का नाम कौन हो जाएगा? मालिनी छंद। 14 पे कौन था? वसंत तिल का। 15 पे कौन है? मालिनी। फिर बात कर रहे हैं 12 पे कौन था? द्रुत विलंबित और वंशस्थ। 11 पे कौन था? इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र। 8 पर कौन था? अनुष्टुप। तो हमें केवल पूरे वर्ण याद करने हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो वंशस्थ था उसका तो हमने नाम याद कर रखा था, क्या? जतऊ जरो। वंशस्थ का नाम था ज से याद करना है जतऊ जरो। जबकि द्रुत विलंबित का नाम हमने याद कर रखा है न, अर्थात कौन? नभऊ वरऊ। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमारा नेक्स्ट छंद है हरिणी। और हरिणी के लिए तो हमने ट्रिक याद कर रखी थी, कौन सी? सुना दीजिए। हरि शिखर पर मंद चल। फिर से बात करेंगे, हरि शिखर पर मंद चल। हरि शिखर पर मंद क्यों चले? क्योंकि वहां पर क्या है? खतरा। और खतरा से तो हमें याद करना है कि हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता, इन तीनों छंदों में कितने कितने वर्ण थे? 17। और 17 वर्ण तीनों छंदों में है। तो एग्जाम में प्रश्न आ गया कि सप्तदश वर्णात्मक छंदः कः, 17 वर्ण वाला छंद कौन सा है? और यदि ऑप्शन में हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता तीनों आ गए तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम कौन सा करें। तो मैंने आपको एक और बात बता दी थी कि हरि शिखर पर मंद चल। फिर हमने यहाँ लिखा था 17 और 17 के साथ हमने याद किया था कौन? नियम। अर्थात हरिणी में कौन होगा? नी यानी नगण। शिखरिणी में कौन होगा? य अर्थात कौन? यगण। और मंदाक्रांता में कौन होगा? म अर्थात मगण। चलिए देखते हैं, अभी बात करेंगे केवल हरिणी की। और हरिणी छंद में क्या याद करना है हमें? पूरे वर्ण कितने होंगे? 17। फिर से बात करें, हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में पूरे वर्ण कितने होंगे हमारे पास? 17। 17 को कहते हैं सप्तदश। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्तदश वर्णात्मक छंदः कः, 17 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो हमारे पास कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। कौन कौन से? हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता। चलिए देखते हैं कि इस अपठित पंक्ति में क्या ये हमारा हरिणी छंद घटित हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 17 वर्ण है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हरिणी छंद की एक पंक्ति को हमने चेक किया है और वहां पर हमारे पास वर्ण कितने आए हैं? 17। 17 अर्थात कितना? सप्तदश। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है? हरिणी। लेकिन हरिणी के जैसे ही 2 अन्य छंद भी थे जिन पर कितने कितने मात्राएं लग रही थी? 17 17। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं क्या, कि हम देखते हैं कि यदि हरिणी छंद है तो हमें क्या करना है? नियम। तो हरिणी के साथ तो हमें याद करना है कौन? कि हमारा कौन सा गण लगेगा? नी अर्थात कौन सा वाला गण हमारा?
नगण, और नगण की तो हमारी मात्राएं क्या थी, नगण की हमारी मात्राएं क्या थी, तीनों लघु। तो देखते हैं क्या तीनों लघु आ रहे हैं यहाँ पर। अ अर्थात कौन, लघु। भी की मात्रा छोटी है यानी कौन, लघु। ज अर्थात अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा गण आया, नगण। 17 वर्णों के साथ यदि नी अर्थात नगण आ जाए तो छंद का नाम हो जाएगा कौन, हरिणी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, शिखरिणी की। हरि शिखर, शिखर से छंद का नाम क्या याद रखना है, शिखरिणी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में भी कितने वर्ण होंगे, 17 अर्थात कितना, सप्तदश। फिर हम बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ण कितने चाहिए हमें, 17, और साथ में हमें कौन सा गण चाहिए, य गण, क्योंकि हमारे नियम में दूसरा अपना गण कौन सा था, य गण। शुरू करते हैं। 17 वर्ण हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हाँ जी, पूरे वर्ण कितने आ गए हैं, 17। 17 यानी कितना, सप्तदश। पूरे वर्ण 17 हैं, साथ में हमें क्या चाहिए था, यगण। यगण की मात्राएं हैं कौन, य मा ता। तो देखिए अ अर्थात कौन, लघु। ना अर्थात कौन, गुरु। ग्रा अर्थात कौन, गुरु। ये यदि मात्राएं हैं तो छंद का नाम क्या हो जाएगा, शिखरिणी। क्लियर। हरि शिखर पे मंदचल, नियम और 17, ये 3 चीजें ही आपको इन तीनों के लिए याद करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट छंद का नाम है कौन, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में हमें याद करना था कि ये भी कैसा है, सप्तवर्णात्मक। ये भी कैसा है, सप्तवर्णात्मक। अर्थात इसके अपठित गद्यांश में यदि कोई पंक्ति पूछी जाए जिसके वर्ण की मात्रा कितनी हो, 17, तो विकल्प कितने थे, 3। हरि शिखर पर मंदचल अर्थात हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता। अब हम कह रहे हैं कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। चलिए काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। बिल्कुल ठीक। कितने वर्ण आ गए हैं, 17 वर्ण आ गए हैं। 17 वर्ण के बाद हमें याद करना था नियम, अर्थात हमें तो कौन सा गण चाहिए, मगण चाहिए। और मगण की तो मात्राएं हमने याद कर रखी थी, कौन कौन सी, तीनों गुरु। तो क्या तीनों गुरु है यहाँ पर, स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं। आइए देखो, हमने लिखा है शा। शा का अर्थ क्या है, आ, अर्थात मात्रा हो गई कैसी, गुरु। फिर लिखा हुआ है ता। ता का मतलब क्या है, गुरु। फिर लिखा है का अर्थात कौन, आ की भी मात्रा कैसी हो जाएगी, गुरु। तो ये तीनों गुरु आ गए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इस अपठित पंक्ति में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है। क्लियर। फिर बात करते हैं, चलिए इस चार्ट को एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण थे, 8। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा 11। वंशस्थ और द्रुत विलंबित 12। फिर हम बात कर रहे हैं कि वसंत तिलका तो कितने पर बैठा हुआ है, 14 पर। और 15 पर कौन था आपका, मालिनी। 16 पर कुछ भी नहीं है, पर कई बार एग्जाम में पूरे अक्षर 16 आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें अनुष्टुप के 2 चरण एक साथ दे दिए जाते हैं। फिर से याद रखिएगा, यदि अनुष्टुप छंद के 2 चरण एक साथ दे दिए जाएं तो पूरे वर्ण कितने हो जाएंगे, 16। और 16 में भी आपको ये देखना है कि 8 के 2 टुकड़े कर देने हैं और 5वां वर्ण लघु एवं 6ठा वर्ण गुरु होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हमारा छंद आता है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है हमारा, उसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 19। शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 19। ये हमारा सबसे बड़ा छंद माना जाता है। चलिए देखते हैं 19 है क्या पूरे वर्ण। काउंट करें मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। पूरे अक्षर कितने आ गए हमारे पास, 19 आ गए हैं। और 19 वर्ण जिसमें है वो तो अपने आप में कौन है, शार्दूल विक्रीडितम है। यदि आप नाम में कंफ्यूज हो रहे
हैं तो इतना सा याद रखिएगा, शार्दुल का मतलब है शेर, और शेर तो कैसा होता है, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा, है ना। और कई बार देखो 19 हम हिंदी में याद कर रहे हैं, पर संस्कृत में हमसे 19 नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत में हमसे पूछा जाएगा नवदश। याद रखिएगा, हमसे पूछा जाएगा नवदश वर्णात्मकः, नवदश वर्णात्मकः छंदः कः, 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है। देखो संस्कृत में जब भी हम याद कोई गिनती या जो भी लिखे हुए वर्ड है उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है पहले क्या 10, ये हमने 10 लिख दिया, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, नव की, इसमें 10 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना आ गया 19। तो आपको याद रखना है कि शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, नवदश, नवदश अर्थात कितना 19। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों की। देखिए मैंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम पढ़े हुए टॉपिक का ज्ञान स्थायी कर लें, उसको लिपिबद्ध कर लें हमारे माइंड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं एक आपको छोटा सा रिवीजन देना चाह रही हूँ, उस रिवीजन के तहत पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिवीजन अपना क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा छंद। छंद जो शब्द है वो किस धातु से बना था, छद। छद शब्द का तात्पर्य क्या है, प्रसन्न करना अर्थात आह्लादित करना। तभी तो गद्य की अपेक्षा पद्य हमें अधिक आह्लादित करता है, और हमारे प्राथमिक जितनी भी कक्षाएं हैं या पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनमें भी हम सामान्यतः किन विषय वस्तु का अधिक समावेश करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, पद्य विद्या। तो हम तो ये कह रहे हैं कि छंद सामान्यतः किससे संबंधित है, गद्य और पद्य में से हम कहते हैं कि छंद तो किससे संबंधित है, पद्य विद्या से संबंधित है, क्लियर। फिर हमने बात की थी कि छंद को तो पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद तो वेद पुरुष का आधार अर्थात कौन है, पैर है। इसके बाद हमने बात की थी कि छंद जो है इसका वर्तमान में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो हमने याद किया था पिंगल आचार्य कृत छंद सूत्र, पिंगल आचार्य के द्वारा लिखा गया छंद सूत्र या छंद शास्त्र ही कौन है, छंद का वर्तमान में प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके बाद हम आ गए थे किस पर, कुछ प्रमुख शब्दावली पर आ गए थे, और शब्दावली में हमने याद किया था क्या, यति। यति का तात्पर्य क्या था आपका, विराम। फिर हमने याद किया था पाद या चरण, किसी भी श्लोक के चतुर्थांश को क्या कहते हैं, पाद या फिर चरण कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ विशेष मात्राएं हम याद कर लेते हैं। विशेष मात्राओं में हमने याद किया था मगण, मगण अर्थात कौन, माँ, और माँ तो कैसी होती है, सबसे बड़ी अर्थात तीनों वर्ण गुरु। फिर हमने याद किया था न गण, न गण अर्थात कोई भी मात्रा दीर्घ है ही नहीं, तो उसकी मात्राएं क्या थी, तीनों लघु। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जगण, जगण तो हमें क्या देता है, ISI मार्क, उसकी मात्राएं क्या हो गई थी, लघु गुरु लघु। फिर हम बात कर रहे थे कि जज का उल्टा तो कौन होता है, चोर, चोर से हमने याद किया था कौन, रगण, और रगण की मात्राएं तो हमारी जज की उल्टी थी, उधर ISI था, तो इस बार हमें क्या करना है, SIS। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी पूरे एक चार्ट की, और यदि वो चार्ट आपको अच्छे से याद है तो किसी भी अनसीन लाइन से छंद छांटना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण थे, 8। पांचवा वर्ण कैसा था, लघु, एवं छठा वर्ण कैसा था, गुरु। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने थे, 11। इंद्र हमारा सबसे शक्तिशाली देवता है, तो इंद्र के लिए हम कह सकते हैं कि उसकी दो मात्राएं कैसी आएंगी, गुरु गुरु। उपेंद्र सामान्यतः किसी बालक का नाम होता है, तो उपेंद्र के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग की मात्रा गुरु नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे वंशस्थ छंद की, और वंशस्थ छंद का तो नाम ही हमने क्या रख दिया था, वंशस्थज, अर्थात यदि किसी अपठित पंक्ति में पूरे वर्ण कितने आते हैं, 12, और 12 के साथ यदि जगण यानी जज, जज यानी कौन, ISI आ जाता है, तो हम तो ये कहते हैं कि वो छंद कौन सा है, वंशस्थ छंद है। फिर हमारा छंद था द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित के लिए तो हम कह रहे थे कि कोई भी काम हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है। एक पंक्ति में यदि पूरे वर्ण कितने हैं, 12, और उसका पहला गण कौन सा है, नगण, अर्थात लघु, लघु और लघु, तो हमें छंद का नाम डिक्लेयर कर देना है कौन, द्रुत विलंबित। इसके बाद हम लोग कह रहे थे कि 14 पर तो कौन है, वसंतिल का, 15 पर कौन है, मालिनी, 16 यदि आ जाते हैं तो कौन है, अनुष्टुप के 2 चरण हैं। 17 पर याद करना था कौन, हरि शिखर पर मंदचल, क्योंकि वहां तो कौन है, खतरा, खतरा से हमें क्या याद करना था, 17। फिर हम बात कर रहे थे उनके गणों की, तो हमने नियम पीछे याद कर रखा था, क्लियर। इसके बाद हम लोग अंतिम छंद की बात करते हैं जिसका नाम है कौन, शार्दुल विक्रीडित। और शार्दुल विक्रीडित छंद के तो पूरे वर्ण कितने होंगे,
संस्कृत में नवदश। चलिए इसी वीडियो के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और आशा है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, शासनम या छंद शास्त्र का प्रणेता कौन है? तो हमारा आंसर क्या है? पिंगल आचार्य। पिंगल आचार्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? छंदोनुशासनम या फिर छंद शास्त्र की। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, छंदः पादौ, छंद तो पैर है किसका? वेदस्य। और ये पंक्ति हमें कहाँ उपलब्ध हो रही थी? पाणिनीय शिक्षा में। पाणिनीय शिक्षा में हमसे कहा था कि छंदः पादौ वेदस्य, अर्थात छंद तो वेद पुरुष का कौन है? पैर है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं छंदोबद्धम, छंदों में निबद्ध होता है कौन? 4 ऑप्शन के आधार पर करते हैं। छंदों में कौन निबद्ध होता है? चंपू काव्य, पद्य काव्य, गद्य काव्य या महाकाव्य। तो मैंने आपसे कहा था कि जो जितने भी गद्य काव्य हैं उनमें क्या रहता है? छंद रहता है, क्योंकि छंदों का संबंध किससे है? चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? छंदोबद्धम, छंदोबद्ध कौन होते हैं? तो हमने पहले ही कह दिया था आपसे कि छंदोबद्ध कौन होते हैं? पद्य होते हैं, क्योंकि पद्य गेयात्मक होते हैं, उन्हें गाया जा सकता है। तो छंदों में क्या रहते हैं? आपके पद्य रहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद प्रकरण में कितने गण हैं? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने यमाता, राजपाल, सलगाम की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि छंद में कितने गण रहते हैं? 8 गण। तो अपना आंसर हो जाएगा 8। चलिए, वेदों में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें सर्वाधिक कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन? त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद वेदों में सर्वाधिक बार प्रयुक्त होने वाला छंद है। फिर से चेक करें हम लोग, छंदोनुशासनम या छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? पिंगल आचार्य। छंदः पादौ कौन है? वेदस्य। छंदोबद्धम कौन था? अपना पद्य। छंदों में निबद्ध कौन होता है? पद्य। इसके बाद हम बात कर रहे हैं छंद प्रकरण में कितने गण हैं? तो पूरे छंद प्रकरण में कितने गण हैं आपके? 8। फिर हम बात कर रहे हैं वेदों में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा था? तो त्रिष्टुप। इसके आगे वाले प्रश्नों पर दृष्टिपात करें। चलिए, त्रिपाद युक्त छंद कौन सा है? मैंने आपसे कहा था कि जितने भी छंद हैं उसमें कितने पादयाचरण होते हैं? 4। लेकिन एकमात्र छंद ऐसा है जिसमें कितने पाद होते हैं? 3। और उसमें हमारा नाम था क्या? गायत्री छंद। एकमात्र गायत्री छंद ऐसा है जिसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण। चलिए आगे बात करते हैं, श्लोक का चतुर्थांश क्या कहलाता है? आप स्वयं उत्तर कीजिए, श्लोक का चतुर्थांश क्या कहलाता है? तो हम कह रहे थे श्लोक का चतुर्थांश कहलाता है कौन? पाद या फिर चरण। इसके बाद हम बात कर रहे हैं त्रिलघु एवं त्रिगुरु क्रमशः कहा जाता है। त्रिलघु अर्थात तीनों वर्ण लघु और त्रिगुरु अर्थात कौन? तीनों वर्ण गुरु। तो त्रिलघु याद आ रहा होगा आपको, न गण। फिर बात कर रहे हैं त्रिलघु कौन थे आपके? थे न गण। और त्रिगुरु आपके थे कौन? म गण। तो पहला ऑप्शन नगण और दूसरा ऑप्शन नमगण। ऐसा कहाँ पर है हमारे पास? सब ऑप्शन में है। तो त्रिलघु त्रिगुरु कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे नगण और मगण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अनुष्टुप छंद में सर्वत्र लघु वर्ण कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद की बात करें तो प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण थे? 8। 5वां वर्ण सदैव कैसा था? लघु। 6ठा वर्ण कैसा था? गुरु। इस आधार पर इसको चेक करते हैं। अनुष्टुप छंद में सर्वत्र लघु वर्ण कौन सा होता है? कौन सा वर्ण है जो हमेशा लघु होगा? तो हमारा आंसर क्या है? पंचम वर्ण। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं जगतः पितरौ वंदे। देखिए यहाँ पर कोई अनसीन लाइन आ गई है और यही तो हमारी आज की एबिलिटी थी ना कि हम अनसीन लाइन से छंद छांट पाए। ये हमसे कह रहा है जगतः पितरौ वंदे, पाद में कौन सा छंद होगा? तो किसी अनसीन लाइन से जब कोई हमें छंद छांटना होगा तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि उसकी कुल वर्णों की गणना करनी है। और कुल वर्णों की गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें आधे वर्ण और हलंत वर्ण को नहीं गिनना है। क्लियर? तो चलिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने न को नहीं गिना है क्योंकि न कौन है? आधा वर्ण है। पूरे वर्ण हमारे पास कितने आ गए हैं? 8 आ गए हैं। अब हमें चेक करना है 5वां वर्ण हमारा लघु एवं 6ठा वर्ण गुरु है क्या? यदि ऐसा है तो छंद का नाम क्या हो जाएगा? अनुष्टुप। चलिए देखते हैं, हमारा 5वां वर्ण है कौन? त। और ये त हमें दिख रहा है कौन? लघु। 6ठा वर्ण है हमारा कौन? रऊ। और
है लघु, छठा वर्ण कैसा है गुरु, अतः छंद का नाम क्या हो जाएगा अनुष्टुप छंद। और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन स। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो काफी बार हो गया ये तो आज हमारा अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे 8 वर्ण, और 8 को तो संस्कृत में क्या कहते हैं अष्टवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन जतौ जरौ, याद होगा बहुत अच्छे से, जतौ जरौ लक्षण किसका है। और यदि बिल्कुल भी याद नहीं है तो भी चलो हम कैसे करेंगे वो मैं देखती हूँ। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने थे 11। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने थे 11। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने थे 15। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी वंशस्थ की, और वंशस्थ का नाम ही हमने रख दिया था क्या वंशस्थज। क्लियर है ना, वंशस्थ का नाम हमने क्या रख दिया था वंशस्थज। और वंशस्थ के साथ देखिए आपका ज जुड़ा हुआ है, यानी कि डिक्लेयर करते हैं हम कि जतौ जरौ लक्षण किसका था वंशस्थ छंद का था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या है। द्रुत विलंबित के लिए हमने कहा था कि हमको कोई भी काम द्रुत अर्थात जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं करना है यानी कौन न गण। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनमें से कोई है जो नगण की बात करता है। तो देखो ये रहा नभौ भरौ, ये नगण की बात भी करता है, और इसमें कितने गण दे रखे हैं 4, 4 × 3 बराबर कौन 12। तो ये हमारा 12 वर्णात्मक अर्थात द्वादश वर्णात्मक कौन सा छंद हो गया द्रुत विलंबित छंद। इसके बाद फिर एक अनसिन लाइन आ गई, और मैं तो इस बार चाहती हूँ कि आप ही सॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहेगा पूरे वर्ण गिनने हैं। चलिए आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पूरे वर्ण कितने आ गए हैं हमारे पास 12 आ गए हैं। अब 12 पर हमारे पास कितने ऑप्शन थे 2। 12 पर हमारे पास एक ऑप्शन तो था कौन द्रुत विलंबित, और एक कौन था अपना वंशस्थ। तो हम बात करते हैं इसमें द्रुत विलंबित भी हो सकता है और वंशस्थ भी हो सकता है। लेकिन यदि कंफ्यूजन 2 छंदों में हो जाता है तो हमें गण के आधार पर डिसाइड करना है कि इसमें कौन से गण आ रहे हैं। देखिए प्र में चुभने वाली मात्रा है, मैंने कहा था ये मात्रा तो किसको सपोर्ट करेगी आगे वाले वर्ण को सपोर्ट करेगी। तो ये बच गया अपना प अर्थात कौन लघु। फिर हमें दिख रहा है कौन क्री, क्री की मात्रा अ ई उ री, और री तो आपका जाता है किसमें लघु में। फिर हमें नजर आ रहा है छोटी ती की मात्रा, और छोटी मात्राएं तो किसमें जाती है नेचुरली लघु में जाती हैं। तो अब आप देखिए कि द्रुत विलंबित अर्थात कोई भी काम हमें जल्दी जल्दी नहीं करना था, और वंशस्थ का तो हमारा नाम ही था कौन वंशस्थज। तो आप इन दोनों में से स्वयं ही चेक करें कि द्रुत विलंबित कि इस अनसिन लाइन में कौन सा छंद होगा। 12 वर्ण है और नगण आ रहा है, 12 वर्ण नगण आ रहा है तो छंद का नाम कौन द्रुत विलंबित। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा स। इसी प्रकार आपको अनसिन लाइन से चेक करना है, अनसिन लाइन के पूरे वर्णों को गिनना है। और यदि वसंत तिलका और मालिनी है और अनुष्टुप है तब तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट हमें तब आता है जब कितने हमारे पास ऑप्शन है 2, और 2 ऑप्शन है तो उस पर एक पर गण लगा के हमें देखना होगा, स्वतः ही हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं चतुर्दश वर्णात्मक छंदः का। चतुर्दश को संस्कृत में क्या कह रहे थे 14। मैं कह रही हूँ 14 वर्ण किसमें थे हमारे, बिल्कुल निसंदेह कहाँ थे वसंत तिलका में थे। तो हमारा आंसर क्या होगा चतुर्दश वर्णात्मक छंदः वसंत तिलका। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। शिखरिणी छंद में कितने वर्ण हैं। हमें तो ट्रिक याद आ रही है कौन सी हरि शिखर पर मंद चल, क्योंकि वहां क्या था खतरा, और खतरा से हमें याद रखना था क्या 17, और 17 को तो संस्कृत में क्या कहते हैं सप्तदश। तो शिखरिणी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, हमारा राइट आंसर क्या था सप्तदश। आगे बढ़ते हैं सप्तदश वर्णात्मक छंद कौन सा है, 17 वर्ण वाला छंद कौन सा है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन थे 3, कौन कौन से हरि शिखर पर मंद चल। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें केवल मंदाक्रांता दे रखा है, यानी हमारा राइट आंसर हो गया कौन स। इसके बाद देखते हैं, देखिए एक अनसिन लाइन दे रखी है, और अनसिन लाइन से छंद छाटना तो अब आपके लिए मिनटों का खेल हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसके सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहता है, पूरे वर्ण हमें गिनने हैं, पूरे वर्ण गिनने के बाद ही हमें गण लगाना है। चलिए शुरू करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13, 14, 15, 16 और कौन 17। पूरे वर्ण मेरे पास आए हैं कितने 17। अब 17 पे अपने पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे। एक था हमारा कौन हरि, फिर दूसरा क्या था शिखर पर, तीसरा क्या था मंदचल। अब 3 ऑप्शन अपने पास आ गए हैं और हमें यहाँ क्या दे रखा है, देखो हमें शिखरिणी और मंदाक्रांता दोनों दे रखे हैं। तो शिखरिणी मंदाक्रांता के लिए फिर हमें अपना नियम वाला वर्ड लेके आना पड़ेगा। देखिए हरिणी नहीं है तो हम नी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कौन य, और हम यूज करेंगे कौन व। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें कौन सा गण मिल रहा है। चलिए मात्रा लगाते हैं। वी में कैसी मात्रा है, छोटी मात्रा। छोटी मात्रा पर तो हमें क्या लगाना है लघु, लेकिन साथ में लिखा हुआ द हलंत हमें ये कहता है कि वी की मात्रा कैसे हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। तो वी की मात्रा हमने कर दी कौन गुरु। या वर्ण दिख रहा है हमें, या में कौन है आ, और आ तो हमसे कहता है कि कौन सी मात्रा लगाओ, गुरु मात्रा लगाओ। फिर हमें दिख रहा है कौन ना, और ना यानी आ की मात्रा भी कैसी लगेगी गुरु। तो हम तो ये कहते हैं कि 17 वर्णों के साथ यदि तीनों गुरु वर्ण आ गए तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन मंदाक्रांता। 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया कौन द। चलिए आगे देखते हैं। छंद शास्त्र में जगन की मात्रा क्या होगी। जगन तो हमारा बहुत बार हो गया है, और जगन से तो हमें याद भी है कौन जज, और जज हमें क्या देता है IAS हो जाएगा ये भी। चलिए फिर क्या लिखा है, एकोनविंशति वर्णात्मक छंद कह। देखिए हमने 19 वर्णात्मक छंद पढ़ा था, लेकिन यदि कहीं पर यदि हमसे ये पूछा जाए एकोनविंशति यानी एक कम है, हमने पढ़ा था नवदश, है ना, हमने थोड़ी देर पढ़ा था, पहले पढ़ा था क्या नवदश वर्णात्मक। नवदश का मतलब है कितना 19, और यहाँ पर हमारे पास पद आ गया कौन एकोनविंशति। एकोनविंशति यानी एक कम है किसमें 20 में, 20 में एक कम का तात्पर्य भी कौन हो गया 19। तो 19 वर्णात्मक छंद कौन सा है, मैंने कहा 19 तो कितना होता है बहुत ज्यादा, और ये तो अपना कौन था शार्दुल विक्रीडित छंद। क्लियर। इसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखो मंदाक्रांता छंद में यति होती है। अब मैं आपको बता दूं कि हरि शिखर पर मंदचल जो हमने पढ़ा था 17, उसमें 2 जगह यति आती है आपकी, 2 छंद ऐसे हैं जहां यति आती है। मैं थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पहले सिखा देती हूँ। देखो एक मात्रा है 4, 6, 7, ये मात्रा कहाँ आती है, और एक मात्रा है 6, 4, 7, ये कहाँ आती है। सामान्यतया परीक्षा में ये दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्रमशः पूछे जाते हैं कि ये मात्राएं किस छंद में आती है। तो देखो 4, 6, 7 इनका टोटल नंबर कितना हो गया 17, यानी कि ये आएगी कहाँ पर, ये आएगी या तो कहाँ पर मंदाक्रांता में, या फिर आएगी ये कहाँ पर हरिणी में। तो आपको याद रखना है कि हिरण जो है वो तो बहुत तेज भागता है, याद रहेगा हिरण तो कैसा भागता है बहुत तेज भागता है। बहुत तेज भागने से आपको याद रखना है कि 6 वाला तो जाएगा किसके साथ हरिणी के साथ। और यहाँ लिखा है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में सबसे पहला वर्ण ही कौन है मंद। मंद अर्थात कमजोर, तो हिरण से तो कमजोर होगा ये। तो स्टार्टिंग की मात्राएं हमें याद करनी थी कि हिरण तो तेज भागता है, उसकी मात्रा थी कौन 6, 4, 7, जबकि मंद का मतलब है हिरण की कंपैरिजन में कमजोर, यानी उसकी मात्राएं जाएंगी कौन 4, 6, 7। तो हमसे पूछा है मंदाक्रांता छंद में यति होती है मंद यानी कमजोर, तो हम करेंगे कौन 4, 6, 7। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिनना है कि पूरे वर्ण में मात्राएं कितनी हुई। हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये टोटल मात्राएं हमारे पास कितनी हैं 17। अब हमें ये देखना है कि 17 मात्राएं यदि आपके पास हैं, 17 मात्राएं यदि आपके पास हैं तो छंद कौन सा होता है। हमारे पास कितने ऑप्शन थे 3, कौन कौन से हरिणी, फिर आपका ऑप्शन था शिखरिणी, फिर आपका एक ऑप्शन क्या था मंदाक्रांता। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो हरिणी भी दे रखा है, शिखरिणी भी दे रखा है, मंदाक्रांता भी दे रखा है। तो इसके पश्चात हमें ये करना था, यदि तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, पहले 3 वर्णों पर मात्रा लगाकर देखनी है। और मात्रा लगाकर कैसे देखेंगे, देखिए शा यानी कौन अपना आ यानी कौन गुरु, फिर दे रखा है ता यानी कौन आपका गुरु,
यदि आपके 17 मात्राओं के साथ कौन है, तीनों गुरु हैं, तो छंद का नाम क्या हो जाता है, मंदाक्रांता। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम अपना प्रश्न है, कौन सा गण अशुद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा गण अशुद्ध है। देखिए नगण हमें याद है, और नगण की तो मात्राएं कितनी है, लघु लघु लघु, न गण यानी कोई भी गण नहीं। हो जाएगा हमसे ये, कौन से गण अशुद्ध हैं, न गण। नगण की तो मात्राएं हमारी कैसी थी, तीनों लघु। फिर हम कह रहे हैं मगण, मगण यानी माँ, और माँ की मात्रा तो कैसी थी, तीनों गुरु, ये भी सही है। जगण, जगण यानी अपना कौन, जज, और जज तो हमें क्या देता है, ISI, ये भी सही है। तो अशुद्ध कौन सा है हमारा, यगण, क्योंकि यगण की तो मात्रा य मा ता ऐसी थी। तो हमारा कौन सा गण अशुद्ध है, तो हमारा कौन सा गण अशुद्ध है, यगण। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है अ। चलिए, आशा है कि जितना मैंने पढ़ाया था उसके आधार पर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अपठित पद्य से हमें छंद कैसे छांटना है वो भी बहुत मिनटों में आप कर पाएंगे। अब ये मुश्किल नहीं रहा है ना। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वीडियो कंप्लीट करूँ, इससे पहले आपको एज ए होमवर्क कुछ दे के जाऊँ। तो मैंने कक्षा 6 से 8 अर्थात रीट यदि आप कर रहे हैं तो कक्षा 6 से 8 तक की राजस्थान बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो छंद बनते, छंद से संबंधित अपठित पद्य एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उनको मैं एक पेज पर ले आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि एज ए होमवर्क आप उन क्वेश्चंस को करें और उनको करने के आपके पश्चात आप मुझे कमेंट करके उनके आंसर्स बताएं। और यदि आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं ज़रूर से आपको आंसर करूँगी। तो आपके प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार है, देखिए उनको। ये देखिए, ये 6 वो पंक्तियां हैं जो कि आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ली हुई है मैंने, और इनमें आप सबसे पहले अपठित पंक्तियां हैं, इनमें छंद छांटना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे गण को गिनेंगे और गिनने के बाद उसमें जो गण या जो ट्रिक आपको सिखाई है उसको आप डिक्लेयर कर देंगे और छंद का नाम आपको मिल जाएगा। क्लियर। इन सभी के उत्तर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके दें और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप कितना अच्छे से सीख पाए हैं, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ कि अभी जो रीट का एग्जाम चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ जनरली मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं भी सही उनके लिए, लेकिन वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी हुई है और संस्कृत में लिखी होने पर हम उसको पढ़कर उसका अर्थ ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम लोग उस शिक्षण विधियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन वाले टाइम में मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो उनमें से एक बुक मैंने संस्कृत शिक्षण विधियों के लिए भी लिखी है जो कि आपके रीट वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस बुक का एक बार ज़रूर से अध्ययन करें, क्योंकि इस बुक की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी भाषा में लिखा होना, हिंदी भाषा में लिखी हुई है और उसमें लगभग 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 300 और 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और इसके साथ ही हमने जितने भी 2011, 14, 18 जितने भी सालों में रीट या टेट एग्जाम हुए हैं और जितने भी एग्जाम और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स ने भी लिए हैं 3rd ग्रेड टीचर्स के, उन सारे प्रश्नों का संकलन भी हमने वहाँ दे रखा है। तो निसंदेह आशा है कि ये बुक आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। चलिए, उस बुक के पिक को दिखाना चाहूँगी मैं। ये है वो बुक जो कि रीट में जितनी यूजफुल है उतनी ही सीटेट में भी यूजफुल है। और नेचुरली राजस्थान गवर्नमेंट यदि 2nd ग्रेड का एग्जाम करवाती है तो उसमें संस्कृत शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है 2nd ग्रेड में, तो 2nd ग्रेड के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। और इसमें 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं हमने, जिसमें विषय वस्तु को पढ़कर आप उन प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं। ये उसका फ्रंट पेज है और नेचुरली ये उसका बैक पेज है जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन है। और ये बुक भी संस्कृत के लिए मैं लिख चुकी हूँ, जो कि जल्द ही आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसमें भी लगभग हमने 5,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन डाला है, जिसमें व्याकरण से संबंधित तथ्यों को बहुत सरलतम रूप में प्रस्तुत किया है। और 5,000 ऑब्जेक्टिव किसी एक बुक में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आशा है कि आप यदि समय मिले तो इन बुक का रीडिंग ज़रूर लगाएं आप लोग। और ये कहाँ अवेलेबल होगी, या हमारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, है ना। चलिए, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और
मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनको आज तक छंद समझ में नहीं आया है वो लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। वीडियो आपको समझ में आएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद संस्कृत।